मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की सीरीज़ हमारी चल रही थी जिसमें हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे। ये है पार्ट नंबर 3 एमसीक्यूज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ द इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर। तो किस आर्टिकल में कैग का वर्णन है? वैसे तो मैनुअल में ना थोड़ा गलत दिया हुआ है, वहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है 149 से लेके 151। एक्चुअली में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो वहाँ पे कैग 148 से ही शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली में जो सीएजी है वो 148 से 151 तक है। तो जहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द कैग ऑफ इंडिया फंक्शंस एज इंडियाज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैग है ना वो सर्वोच्च ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर वी है राइट आंसर, डैट इज सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन थर्ड, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैग ऑडिट इज टू इंश्योर दैट पब्लिक फंड्स आर। तो ऑडिट का मेन जो मोटिव होता है ना वो यही होता है कि जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनका एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी डैट इज यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कैग प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एश्योरेंस प्राइमरली टू। तो कैग जब ऑडिट करता है ना तो वो किसको इंश्योरेंस मतलब प्राइमरी देता है? तो वो सभी को देता है, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, इवन मतलब पब्लिक को, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड एलोकेट किए गए हैं उसका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज फॉल अंडर द ऑडिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कैग। कि कैग किसका किसका ऑडिट मतलब कर सकता है? तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, एटोनोमस बॉडी है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, अटैच मतलब ऑफिस है, सभी का ऑडिट कैग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी डैट इज ऑल ऑफ अबव इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द कैग में ऑडिट एनी अदर बॉडी अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ। जरूरी नहीं है कि कैग सिर्फ गवर्नमेंट की जो एंटिटी है उसका ही ऑडिट मतलब कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने रिक्वेस्ट की है किसी पर्टिकुलर बॉडी का ऑडिट करने के लिए तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और मतलब गवर्नर कैग उस बॉडी का भी ऑडिट कर सकता है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी डैट इज प्रेसिडेंट और गवर्नर की रिक्वेस्ट पे ही कैग ऑडिट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कैग परफॉर्मेंस ऑडिट इन प्रोक्योरमेंट प्राइमरली एम टू डिटेक्ट। कि कैग जो परफॉर्मेंस ऑडिट करता है उसका मेन प्राइमरी एम क्या होता है? तो उसका मेन जो प्राइमरी एम होता है जो मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट में वो यही देखना होता है कि जो पब्लिक मनी एलोकेट की गई है कहीं उसका वेस्टेज तो नहीं हो रहा, कहीं वो फ्रॉड से किसी अन्य के खाते में तो नहीं जा रही, या मैल मतलब प्रैक्टिस तो नहीं हो रही उससे। तो ऑप्शन नंबर सी डैट इज वेस्टेज, मैल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट डैट इज कंडक्टेड बाय कैग। तो कंप्लायंस ऑडिट भी होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है, थीमेटिक भी होता है, ये कभी नहीं सुना पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑडिट। जब हमने अपनी वीडियो में कैग टॉपिक किया था ना तो हमने ये देखा था कि टोटल 5 तरह के ऑडिट हैं जो कैग करता है। सबसे पहले कंप्लायंस ऑडिट, दूसरा फाइनेंस ऑडिट, तीसरा आईटी ऑडिट, चौथा था थीमेटिक ऑडिट और पांचवा था मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग जो भी ऑडिट है वो परफॉर्मेंस ऑडिट के अंडर आता है। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो मैंने आपको बताया। इसमें देखो पहले तीनों में तीन मतलब ऑडिट के बारे में सुना है, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑडिट के बारे में कभी नहीं सुना। तो ऊपर यही लिखा है नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द अथॉरिटी ऑफ कैग टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस सब्जेक्ट टू ऑडिट इज रेफर्ड टू। कि
सीएजी के पास ना अथॉरिटी है किसी भी ऑडिट को, किसी भी ऑफिस का ऑडिट करने की, क्योंकि सीएजी इंस्पेक्शन अथॉरिटी है, इसलिए वो अथॉरिटी रखता है किसी भी ऑफिस का ऑडिट करने का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज इंस्पेक्शन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 10, द कैग हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड, कि जो सीएजी है वो उसके पास अथॉरिटी है ये डिसाइड करने का कि जो ऑडिट है उसका एक्सटेंट कितना होगा और उसका मैनर क्या होगा। ये हमने बहुत बार पढ़ा अपनी वीडियोस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लायंस ऑडिट प्राइमरली एग्जामिन वेदर। तो हमने यही पढ़ा था कंप्लायंस ऑडिट में कि ये देखना है कि जो रूल्स हैं उनकी कंप्लायंस हो रही है, जो फंड के एलोकेशन के रिगार्डिंग रूल्स हैं क्या उनकी पालना हुई कि नहीं हुई, यही कंप्लायंस ऑडिट में देखना होता है। तो देखो जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, फंड्स वर स्पेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एग्जामिन करता है कंप्लायंस ऑडिट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, that is performance audit differs from the financial audit because it focus on। तो मैंने पहले ही पीछे बताया कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट है वो इकोनॉमी एफिशिएंसी की चर्चा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द सीएजी रोल इन द प्रोक्योरमेंट इज। तो सीएजी का जो रोल होता है ना प्रोक्योरमेंट में, वो प्रोक्योरमेंट होने के बाद ही होता है। किसके लिए? ऑडिट के लिए, स्क्रूटनी के लिए। तो ये पोस्ट फैक्टो मतलब रोल है सीएजी का कि प्रोक्योरमेंट जब होगी, सब कुछ हो गया, बिल पास हो गया, उसके बाद में सीएजी का रोल आता है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पोस्ट फैक्टो ऑडिट स्क्रूटनी, डैट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सीएजी प्रमोट्स अ गुड गवर्नेंस प्राइमरली थ्रू। तो सीएजी गुड गवर्नेंस को मतलब प्रमोट करता है थ्रू हाई क्वालिटी ऑडिटिंग से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आईटी ऑडिट कंडक्टेड बाय सीएजी वुड मोस्ट लाइकली टू असेस। तो आईटी ऑडिट में क्या होता है? आईटी ऑडिट में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब प्रोक्योरमेंट है ना, उसे असेस किया जाता है कि वहाँ पे जो फंड एलोकेट किया गया उसका अच्छे से पालन हुआ, उसके रूल्स रेगुलेशन का कि नहीं। तो यही आईटी ऑडिट में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, थीमेटिक ऑडिट जनरली फोकस ऑन। तो थीमेटिक ऑडिट वो होता है जो एक ही टाइप की थीम पे फोकस करता है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर, इशू या थीम पे फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो जहाँ पे लिखा हुआ है अ स्पेसिफिक सेक्टर, इशू और थीम अक्रॉस द एंटिटीज इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सीएजी इंश्योर्स। तो जो सीएजी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है, इसे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कहा गया है कि ये एग्जीक्यूटिव का इस पर कोई भी दबाव नहीं है, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये अगर इंडिपेंडेंट होगी तभी ये अच्छे से ऑडिट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी है इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन द प्रोक्योरमेंट कॉन्टेक्स्ट सीएजी स्क्रूटनी प्राइमरली रीइंफोर्स विच प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल। कि सीएजी जो ऑडिट करता है वो किस प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल के अंडर आता है? तो ये आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल के अंडर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब सीएजी ऑडिट करता है तो अगर उसमें कोई खामी आती है तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि ये किसकी वजह से हुआ। तो ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 19, द लोकपाल एंड लोकायुक्त आर एस्टेब्लिश्ड अंडर। तो ये वेरी इजी है, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, लोकपाल ऑपरेट्स एट द। तो लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। तो लोकपाल की बात जहाँ पे की गई तो जहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज सेंट्रल और यूनियन लेवल।
आगे 21 क्वेश्चन, लोकायुक्त फंक्शन एट द, तो लोकायुक्त स्टेट लेवल में होते हैं, तो जहाँ आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लेवल इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, लोकपाल इज अपॉइंटेड बाय, तो लोकपाल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जबकि लोकायुक्त को गवर्नर करता है, तो जहाँ पे लोकपाल की चर्चा की गई है तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23, लोकपाल कैन बी रिमूव्ड थ्रू, लोकपाल को किसके जरिए रिमूव किया जा सकता है, तो लोकपाल को ना ही रिमूव किया जा सकता है ना ही इसकी ट्रांसफ़र की जा सकती है, ओनली इम्पीचमेंट के द्वारा ही इसे रिमूव किया जा सकता है इन द पार्लियामेंट, और जो लोकायुक्त है उसे भी सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा ही इन स्टेट लेजिस्लेचर में रिमूव किया जा सकता है, तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, लोकायुक्त कैन बी रिमूव्ड बाय, तो लोकायुक्त को भी इम्पीचमेंट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है इन स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकपाल एक्सटेंड टू, तो लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होती है, तो हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर पे भी लोकायुक्त की ज्यूरिसडिक्शन होती है, इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं चाहे ए है, बी है, सी है, डी है, सभी पे इसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो और एक हमने पढ़ा था एनजीओज, जिसे 10 लाख से ज़्यादा एक्सटर्नल ग्रांट आती है, वो भी लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो जहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में सब कुछ है, यूनियन मिनिस्टर, एमपी, पब्लिक सर्वेंट, ए बी सी डी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, जी हमने अभी पढ़ा कि एनजीओ रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव विच अमाउंट पर ईयर फॉल अंडर द लोकपाल ज्यूरिसडिक्शन, तो मैंने अभी पढ़ा था, अभी आपको बताया कि 10 लाख से ऊपर अगर असिस्टेंस आती है, फॉरेन ग्रांट आती है, तो एनजीओ भी लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 27, लोकपाल हैज़ पावर टू, तो लोकपाल के पास पावर होती है कि वो जो प्रोसिक्यूशन है उसे सैंक्शन कर सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मैटर रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायर अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द लोकपाल मेंबर्स टू इनिशिएट इंक्वायरीज, तो ये ना हमने किया था, 5 सेक्टर थे जहाँ पे लोकपाल डायरेक्ट अपनी मर्जी से जो स्क्रूटनी है वो नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से इंक्वायरी को इनिशिएट नहीं कर सकता। वो 5 सेक्टर कौन से थे, एक सेक्टर था इंटरनेशनल मतलब रिलेशंस, एक था इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, तीसरा पब्लिक ऑर्डर था, चौथा था एटॉमिक एनर्जी और पांचवा था स्पेस। तो ये 5 सेक्टर ऐसे हैं कि इसमें डायरेक्टली लोकपाल इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकता, अगर उसे इंक्वायरी इनिशिएट करनी है तो जितने मेंबर्स हैं उनका 2/3 भाग की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। लोकपाल के टोटल मेंबर कितने होते हैं, 9 होते हैं ना, तो 2/3 हुए 6 मेंबर, यानी कि 9 में से 6 मेंबर की अप्रूवल लेना ज़रूरी है, तभी इन 5 क्षेत्रों में क्या हो सकती है, इन 5 क्षेत्रों में इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। तो जहाँ पे मेजोरिटी की बात हुई तो ये 2/3 है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, द एक्ट एम्फेसिस कॉन्फिडेंशियलिटी पर्टिकुलर व्हेन, तो एक्ट जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है जब कंप्लेन जो की गई थी वो बेसलेस निकली, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ, तो मैंने पहले ही बता दिया टोटल 9 होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं, तो कहाँ पे लिखा है ये ऑप्शन नंबर बी, 1 चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स, बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, मिनिमम एज टू एज्यूम अ ऑफिस ऑफ लोकपाल, तो ये हमने पढ़ा था एटलीस्ट 45 ईयर्स, कम से कम 45 साल होनी चाहिए एज लोकपाल का ऑफिस एज्यूम करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी 45 ईयर्स।
32 में ये कहा गया आउट ऑफ मैक्सिमम 8 मेंबर जुडिशियल मेंबर शैल बी। तो हमने ये देखा था कि 8 मेंबर में से 4 जुडिशियल मेंबर होते थे और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होते थे। तो इसमें जुडिशियल मेंबर के संख्या पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा 4। आगे क्वेश्चन 33 में पूछा गया जुडिशियल मेंबर्स मस्ट और हैव बीन, कौन से होने चाहिए। तो जुडिशियल मेंबर के बारे में ये कहा गया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये जज होंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नॉन जुडिशियल मेंबर मस्ट हैव एटलीस्ट हाउ मैनी ईयर्स इन एक्सपर्टीज इन रेलिवेंट फैक्टर्स। तो नॉन जुडिशियल जो मेंबर होते हैं वो 4 होते हैं, हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सर्टन फील्ड, 6 फील्डों में चाहिए। पहला था एंटी करप्शन पॉलिसी, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा विजिलेंस, चौथा फाइनेंस इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, पांचवा लॉ और छठा मैनेजमेंट। तो जहाँ पे तो अकेले एक्सपीरियंस की बात हुई तो 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन, एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द लोकपाल मेंबर मस्ट बिलोंग टू SC ST OBC माइनॉरिटीज़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50%। क्वेश्चन 36, द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द लोकपाल इंक्लूड। तो हमने ये देखा था कि जो सिलेक्शन कमेटी है ना उसमें 5 मेंबर थे। कौन कौन से? प्राइम मिनिस्टर थे, स्पीकर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 5वां था एमिनेंट जूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अबव 4 मेंबर्स। तो जहाँ पे क्या पूछा है कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन इंक्लूड होगा, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर भी होते हैं, चीफ जस्टिस भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। 37, द एमिनेस्ट जूरिस्ट इन द सिलेक्शन कमेटी इज नॉमिनेटेड बाय। तो ये हमने अभी देखा कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, लोकपाल में रेफर केस फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो जो लोकपाल है ना वो CBI को केस रेफ़र करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उस समय जो CBI है वो लोकपाल के जुरिडिक्शन के अंडर काम करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी CBI। क्वेश्चन नंबर 39, इन केसेस रेफर्ड बाय द लोकपाल CBI फंक्शन अंडर। तो जब भी केस लोकपाल के द्वारा रेफ़र किए जाएंगे CBI को तो CBI लोकपाल के अंडर काम करेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकपाल सुपरविजन। क्वेश्चन नंबर 40, द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर CBI हैज़ ए फिक्स टेन्योर। तो ये हमने पढ़ा था 2 साल का टेन्योर होता है, 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांसफर ऑफ CBI ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन लोकपाल रेफर्ड केसेस रिक्वायर अप्रूवल ऑफ। तो अगर लोकपाल के अंडर CBI किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसका कोई ऑफिशियल, तो उसकी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। अगर उसकी ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए CBC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 42, द एक्ट प्रोवाइड फॉर अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द करप्ट मीन्स। तो जो CBI है ना लोकपाल एक्ट के अंडर किसी की भी प्रॉपर्टी को अगर वो करप्ट पाया गया तो उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है या अटैच कर सकती है, इवन उस पर प्रोसिक्यूशन अभी पेंडिंग ही क्यों ना हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इवन वाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। तो अब कुछ क्वेश्चन का आंसर आप भी दो ताकि आपको पता लगे कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपको कितना आता है। ये सारा आंसर ना कमेंट बॉक्स में लिख देना। जितना आप लिखोगे चीज़ों को, जितना आप टाइप करोगे उतना ज़्यादा रिटेंशन आपको होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं ना जिनके लिए 25 साल का एक्सपीरियंस मतलब मांगा जाता है, वो उनके लिए जो 25 साल का एक्सपीरियंस माना जाता है वो 6 फील्ड में मांगा जाता है। तो वो 6 फील्ड कौन सी हैं? वो 6 की 6 फील्ड आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे।
सेकंड क्वेश्चन, जो सिलेक्शन कमेटी होती है लोकपाल की उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर कौन कौन से होते हैं ये भी आप लिख के बताओ। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कहा था कि जो CIC है उसमें 3 मेंबर होते हैं और जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी है ACC उसमें 2 मेंबर होते हैं, वो भी आप लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। तीसरा क्वेश्चन कि कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं जिसमें लोकपाल डायरेक्टली इंक्वायरी नहीं इनिशिएट कर सकता। अगर इंक्वायरी इनिशिएट करनी है तो उसे 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। तो ये 5 सेक्टर कौन से हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखो। और लास्ट क्वेश्चन कि CAG जो ऑडिट करता है वो कितने टाइप का होता है, उनके नाम क्या क्या हैं, और ये जो प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग जो ऑडिट है वो इनमें से किस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा रिटेंशन पावर होगी और उतना आपको याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।